गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। डीपीपी गुड टेंथ। इवनिंग सर। टेंथ का फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर, बता दीजिए तो। फोर चार्जेस आर प्लेस्ड। अच्छा, इसमें डाइपोल मोमेंट निकालना है। जो भी ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर सारे चार्ज ऐड होके ज़ीरो हो, उस सिस्टम के लिए डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन बन सकता है हमेशा ही। तो डाइपोल मोमेंट ऐसे निकालने के लिए इसमें क्या होता है, जितने भी चार्ज हैं वो चार्ज क्यू और वो जहाँ पर है उनका पोजीशन वेक्टर, ये मल्टीप्लाई कर देना होता है और समेशन मतलब ऐड कर लेना होता है। तो अगर इसमें स्टार्ट करते हुए लिखें, इस वाले को सपोज फर्स्ट कह देते हैं, इसको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसी ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो पहले वाले को अगर हम लोग लिख रहे हैं तो वो चार्ज है -2q और उसका पोजीशन वेक्टर लिखा जाएगा ए आई कैप। फिर दूसरे वाले के लिए लिखेंगे वो चार्ज है 3q और उसके लिए पोजीशन वेक्टर लिखा जाएगा ए जे कैप। फिर थर्ड वाला है -2q और उसके लिए पोजीशन वेक्टर लिखा जाएगा -ए आई कैप। फिर ये फोर्थ वाला है q और उसका पोजीशन वेक्टर है -ए जे कैप। तो क्यू ए तो कॉमन होना ही है सभी जगह से, तो पहला बचा -2 आई कैप, फिर 3 जे कैप +2 आई कैप और -जे कैप। तो आई कैप तो कैंसिल होता हुआ दिख जा रहा है और 2 जे कैप, तो 2 QA J कैप ऐसा बन रहा है। ए ऑप्शन है ऐसा। समझ आया ये? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डाइपोल मोमेंट ऑफ अ सिस्टम of charge plus q distributed uniformly on an arc of radius r। तो ये हो गया सर। ठीक है, तो कैसे सॉल्व किया जा रहा होगा ये? तो वो इंटीग्रेट कर देंगे एक्स और वाई का अलग अलग। हाँ बिल्कुल, तो वो वैसे लिख सकते हैं, एक्स और वाई के लिए इंटीग्रेट करके लिखे, या जैसे अभी पिछला क्वेश्चन था डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन था, मतलब पॉइंट चार्जेस अलग अलग थे। कहीं पे कंटिन्यूस सा रहता है तो वहाँ पर डाइपोल मोमेंट के लिए जो हो जाता है कि एक छोटा एलिमेंट देखते हैं डी क्यू चार्ज, और वो जहाँ पर है उसका पोजीशन वेक्टर, ये इंटीग्रेट करते हैं। तो एक जो सेंटर पे रखा गया है उसका तो ज़ीरो ही हो गया, उसके अलावा आर्क पे जो फैला हुआ है उसको इस इंटीग्रेशन से फाइंड कर लो, डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक वैसे भी छोटे डाइपोल बना के वो इंटीग्रेट करके भी आ जाएगा। तो ये भी हो गया है। तो हाँ, इसमें भी वही एक एलिमेंट बनाएंगे और एक पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज मिला के छोटे छोटे डाइपोल बना के भी डाइपोल मोमेंट इंटीग्रेट करके आ जाएगा। वैसे ही किया अरे ये होगा। तो सेम ही था, बस उसमें 90 था, इसमें थीटा एंगल लेके करेंगे, थीटा/2 ले लेंगे ना। नहीं, सेम नहीं है, वहाँ पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, यहाँ पे थीटा कॉस थीटा जैसा है। कैसे? कॉस थीटा फंक्शन भी ऐसा रहता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, फोर्थ में पॉजिटिव है और सेकंड और थर्ड में निगेटिव है, तो टोटल चार्ज यहाँ भी जीरो है, डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन बन जाता है। हाँ ठीक। फोर्थ। हाँ सर, हो गया सर। ठीक है, तो इसमें वही जो टॉर्क लिखा हुआ है वैसे ही लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ। एक बार बता दीजिए तो। 2 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस हैज़ सेम डायरेक्शन। तो अगर एक ये प्लस क्यू है और एक ये माइनस क्यू, तो इधर किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अट्रैक्शन वाला फील्ड होगा निगेटिव चार्ज से और रिपल्सन वाला पॉजिटिव चार्ज से। तो ये निगेटिव चार्ज नज़दीक है तो नेट फील्ड इस डायरेक्शन में बचेगा।
दोनों के बीच में देखा जाए तो पॉजिटिव चार्ज का रिपल्सन वाला फील्ड और नेगेटिव का अट्रैक्शन वाला फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन है। इधर ही दिख गया कि जो है डायरेक्शन अपोजिट हो गई। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल पॉइंट्स जो है वो जो है सेम डायरेक्शन में नहीं होगा, दोनों चार्जेस के बीच में अलग होगा। तो ई एट ऑल पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस इज अलोंग आई हाँ कैप। सर, ये होगा ना। हाँ, वर्क डन, work has to be done in bringing a test charge from infinity to origin। तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो, ओरिजिन पर भी पोटेंशियल जीरो होगा, तो वर्क नहीं होगा यहाँ पे। डाइपोल मोमेंट 2qd, और निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज क्यों, निगेटिव चार्ज जो था वो इधर रखा था पॉजिटिव, तो माइनस आई कैप डायरेक्शन होती डाइपोल मोमेंट की। ठीक है, तो ये डी भी गलत ही हो गया ना। यस सर, सिक्स्थ, हो गया सर। डाइपोल जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लिखना है उससे आ जाएगा आसानी से। सर ये, हाँ सर ये भी हो गया। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने के लिए एक हम लोग ई आर लिखते थे और ई थीटा लिखते थे। ई आर जो होगा वो जे कैप वाला हो जाएगा और ई थीटा माइनस आई कैप वाला हो जाएगा। थीटा एंगल जो होगा वो 90 + 45 होगा, फार्मूले से ही आ जाएगा सीधे। ये बता दीजिए सर। एर्थ वाले में क्या है कि इसको ध्यान से देखें तो ये जो साइक्लिक सा डाइपोल रखा है, एक इसमें जो है साइकिल से अलग है, अपोजिट डायरेक्शन सा है। जैसे ये वाला इधर की ओर है, ये इधर की ओर है, तो ये इधर की ओर होता तो एक जैसा ऑर्डर होता, लेकिन इसको बदला हुआ है, इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो इस वाले का नाम अगर 1 कर देते हैं, इसको 2 और इसको 3, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 3 की वजह से लिखें, सेंटर पे लिखना है, तो वो इस डायरेक्शन में आएगा। और मैग्नीट्यूड तो सभी के लिए सेम ही आएगा, और सबके लिए जो परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन है, इक्वेटोरियल पोजीशन वाली डायरेक्शन है। और 1 की वजह से देखा जाए तो इधर की ओर आएगा, और 2 की वजह से देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर आएगा। और सबका ये मैग्नीट्यूड बराबर ही रहेगा, सबका जो मैग्नीट्यूड है E1 E2 E3 ये सब बराबर है। और सब कितना है, Kp/r³। तो एक इधर है Kp/r³, और इसमें रिलेट करेंगे इजीली ये सॉल्व हो जाएगा कि भाई ये एंगल जो है 120 डिग्री है टोटल, तो आधा 60 डिग्री हो गया। तो ये अगर सभी को E0 मान लें, तो एक तो E0 ही है, एक इसका E0 का इधर कंपोनेंट E0/2 आएगा, इधर का कंपोनेंट E0/2 होगा। तो आंसर जो होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 2E0 जैसा हो जाएगा। तो 2Kp/r³ हो जाएगा। आर कैपिटल आर लिखना चाहिए, रेडियस कैपिटल आर कर देते हैं। बी ऑप्शन आ जाएगा। कुछ डाउट है इसमें अभी? नो सर। तो ये हो गया 9th, 2 इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मोमेंट दिए हाँ हुए सर हैं, ये हो गया। है ना। तो पोटेंशियल का सेम पोटेंशियल, पोटेंशियल लिखेंगे, इक्वल करेंगे, आ जाएगा। ये हो गया था, ये भी हो गया। सर बता दीजिए सर, नहीं आया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये तो सीधे फार्मूला सा है, बट डायग्राम इन्होंने थोड़ा अलग सा बनाया, हो सकता है जब ये लिख रहे होगे तो डाइपोल ऐसा बनाया होगा, और इससे किसी थीटा एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक इधर वाला लिखते थे ई आर, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन का कंपोनेंट कहा जाता था ई थीटा। तो अगर ये थीटा एंगल है, ई आर और ई थीटा के लिए फार्मूला था। अब ये कह रहे हैं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो इसके परपेंडिकुलर हो। तो अगर ये मान लेते हैं कि जो नेट फील्ड आता है वो फाई एंगल पर होता है ई आर से, और ई आर खुद थीटा एंगल पर था, तो tan फाई के लिए इसमें फार्मूला पढ़ा जाता है।
टेन फाई क्या होता था, ई थीटा डिवाइडेड बाई ई आर। अब ई थीटा में आता था 2 साइन थीटा, नहीं साइन थीटा आता था, और ई सर आर डायरेक्ट में लिख आता देंगे। था 2 कॉस थीटा। हाँ मतलब याद हो तो ठीक है, नहीं तो वही डिराइव कर दे रहे हैं। तो टेन फाई इज इक्वल टू टेन थीटा बाई 2। याद है रिजल्ट ये? यस सर, याद था। तो एक ये इक्वेशन हो गई, और दूसरी इक्वेशन है कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, पी वेक्टर जो है ये परपेंडिकुलर है ई वेक्टर के, तो इसका मतलब है थीटा प्लस फाई की वैल्यू 90 डिग्री है। तो हमें अगर यहाँ पर थीटा निकालना है तो फाई की वैल्यू अगर हम यहाँ से कहें तो फाई की वैल्यू हो गई 90 माइनस थीटा। एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है। सेकेंड वाली इक्वेशन से फर्स्ट में पुट कर दिया जाए तो टेन फाई हो जाएगा कॉट थीटा, और इधर है टेन थीटा बाई 2। तो इसमें टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2। तो यहाँ पे √2 दिया हुआ है, माइनस √2 भी वैलिड ही होता। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स और प्लस माइनस √2 दोनों होता है। तो डी ऑप्शन दिया है तो वो बस वो ठीक है उतना। ठीक है, समझ आया ये? हाँ सर, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th। ये हो गया। बता दीजिए सर। तो इसमें जो इनफाइनाइट सीट है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, और ये जो है, अच्छा ये हम चाहे तो डाइपोल से करें जल्दी लिख लेंगे, नहीं तो एलिमेंट बना के टॉर्क लिख के इंटीग्रेट करके भी आ जाएगा। तो इसको अगर हम डाइपोल डाइपोल वाले से आसान। हाँ उससे तुरंत लिखा जा सकता है, बिल्कुल। तो ये जो है डाइपोल बनाया जाए तो इसमें एक ये वाला इधर की ओर जो है चार्ज लैम्डा एल, और इधर की ओर माइनस लैम्डा एल, इनको मिड पॉइंट पर, इधर मिड पॉइंट पर कहा जाएगा, यूनिफॉर्म सा है ना। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है फिर एल ही हो गई। तो इसके लिए अगर हम डाइपोल मोमेंट पी लिख रहे होंगे तो पी यहाँ पर जो होगा 2q और एल, इनके बीच की डिस्टेंस। तो ये लैम्डा एल स्क्वायर जो है डाइपोल मोमेंट है। अब जो टॉर्क होता है P क्रॉस ई, पी ई साइन थीटा मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा गया। तो P हो गया लैम्डा एल स्क्वायर, और E होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और दोनों वेक्टर के बीच में एंगल होगा थीटा, तो साइन थीटा आ गया उसका। तो बस ऐसे ही कोई आंसर होगा, इसमें बी वाला ऑप्शन आता होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए। एक बार एक सेकंड लिख ले सर ये। ये मैं पीडीएफ भेज सर दूंगा। एक बार ये वाला समझा दीजिए। हाँ, सर इसमें कॉस थीटा क्यों नहीं ले सकते हैं? बेटा फार्मूला तो सर ये P वाला समझ क्रॉस ई नहीं है आया। ना। जैसे ये लाइन ओके चार्ज, सर। ये जो डिस्क है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर की ओर, और ये एक यस डाइपोल सर। है। ओके सर। P क्रॉस ई क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आया। P लिखा हमने इसका, तो ये P लिखने के लिए अगर कहा जाए तो ये जैसे एक ये रॉड जैसा था, इसमें चार्ज जो है इधर की ओर पॉजिटिव है, इधर निगेटिव है। क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसको मिड पर माना जा सकता है, नहीं तो इसके लिए फिर इंटीग्रेट करके पता कर सकते हो। तो मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया था। एक ये जो है प्लस चार्ज लैम्डा एल और माइनस चार्ज लैम्डा एल मान लेंगे, और ये जो है एल डिस्टेंस पर होगा। तो ये डाइपोल मोमेंट लिख लिया इसके लिए, लैम्डा एल स्क्वायर। ठीक है, समझ आया ये? यस सर। 12th। हो गया। हो गया सर। एक की वजह से फील्ड लिखेंगे और माइनस पी डॉट ई लगा देंगे, तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। हो गया सर। यस सर हो गया। पोटेंशियल है ना, हो गया, ठीक है। ये भी हो गया। पोटेंशियल एनर्जी कंपेयर करना है, जैसे ए बी और ये इधर सी होता सर ये है, बता दीजिए। इधर ये सी होगा। ठीक है, इनमें कंपेयर करना है। तो क्या है कि थोड़ा सा सिमेट्री इसमें फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो ए और बी को अगर हम चेक करें तो दो डाइपोल तो एक जैसे ही हैं, ये तीसरा वाला ही अलग इसमें रखा हुआ है। तो इस तीसरे वाले के लिए सोचने की कोशिश करें।
तो ये ए और बी कंपेयर हो जाएगा। ऐसा ही कुछ आगे रिलेट करने की बात करेंगे। तो अगर इसमें देखा जाए तो तीसरे वाले को देखना है तो दो की वजह से, ये पहले दूसरे की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डाइपोल ऊपर की ओर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इस थर्ड वाले के लिए अगर हम कहें, थर्ड वाले के लिए कंडीशन इधर की ओर ऐसा हो जा रहा है कि डाइपोल जो है ऊपर की ओर है और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी लिखे माइनस का पी डॉट ई, तो माइनस का पी ई और कॉस 180 डिग्री, तो इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी प्लस का पी ई आ जाएगा। अब बी वाले में देखा जाए तो डाइपोल उल्टा रखा है तीसरा वाला जो है, तो उसके लिए जो है पोटेंशियल एनर्जी माइनस का पी ई आ जाएगा। तो यही डिफरेंस है। डिफरेंस वाले पार्ट में देखें तो बी वाली एनर्जी कम है, ए वाली एनर्जी ज़्यादा है, तो U1 ज़्यादा हुआ U2 से। बोलो ये समझ आया? यस सर। अब ए और सी को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो ए और सी को के कंपैरिजन में क्या हो रहा है कि ये जो बाहर बाहर वाले हैं वो एक जैसा है, बीच वाला ही डाइपोल जो है अलग तरह से है। ए और सी वाले में देखें तो मिड वाला जो है ये अलग बनाया हुआ है बस। तो दोनों डाइपोल जो बाहर बाहर हैं उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ए में जो होगा उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की ओर आएगा और डाइपोल मोमेंट ये ऊपर की ओर है। तो यहाँ पर वही ऐसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी निकाला था प्लस पी ई जैसा आ जाएगा। सी वाले में देखेंगे तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो माइनस पी ई आ जाएगा। तो इससे पता लग रहा है कि फर्स्ट जो है बड़ा है थर्ड से भी। तो फर्स्ट सबसे बड़ा है, ये तो रिजल्ट आ ही गया, फर्स्ट सबसे बड़ा जो है ये वाला रिजल्ट है। अब बाकी हमें सेकंड और थर्ड में कौन सा बड़ा है वो कंपेयर करना है, सेकंड और थर्ड में। तो सेकंड और थर्ड में कंपैरिजन के लिए क्या किया जाए बताओ? सेकंड और थर्ड के कंपैरिजन के लिए ये जो सी वाला बना है उसको ध्यान से देखो। सी जो है क्या ये ऐसा बनाया हुआ है? देखो सी ऐसा बना है क्या? सी इस तरह से बनाया जा सकता है, ये बात समझ आ रही है बताओ? आवाज आ रही है मेरी? यस सर, यस सर। तो सी में सारे डाइपोल को मैंने उल्टा बना दिया तो इफेक्टिवली वो वैसा ही हो गया जैसे ये सिस्टम है कॉपी में बना, हम कॉपी उल्टा करके देख रहे हैं, इस तरह का है। ये बात समझ आ रही है? बोलो, कुछ बोलते रहो। हाँ सर, आ गया। तो ये जो सी है इस वाले को अगर मैं बी से कंपेयर करने की कोशिश करूं, ये जो मैंने सी बनाया चेंज करके, तो उसमें फिर देखो तो एक ये वाले जो बाद वाले दोनों हैं वो एक जैसे दिख रहे हैं डाइपोल। तो फिर हमें बस इसको कंपेयर करने की ज़रूरत बची। इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी और उससे बी और सी में हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। बोलो। हाँ सर, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है। अब ये जो है जैसे ये वाला जो है इसका नाम मैं x रख देता हूँ, इसका y। x जो है इस पॉइंट के लिए अगर हम देखें तो x नज़दीक है, y दूर है, तो x के हिसाब का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा, तो इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा। तो C वाले में क्या है, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही डाइपोल मोमेंट है। B वाले में देखोगे तो उससे अपोजिट है, तो इस वाले की एनर्जी कम होगी, है ना, माइनस का P डॉट E होता है, तो C वाली एनर्जी कम हुई, तो सेकंड ज़्यादा और थर्ड कम, ये भी एक रिजल्ट बना लिया। बस ऐसे ही देखना था इसमें। तो ये सब मिलाकर अगर देखा जाए तो ए वाला ऑप्शन इस तरह का बन रहा है। समझ आया ये? यस सर। 15th सर एक बार 8 वाला समझा दीजिए। कौन सा? 8। क्वेश्चन नंबर 8? यस सर। वो तो डिस्कस हो गया ना।
ये जो थे डाइपोल सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वेक्टरली ऐड कर दिया। जैसे अगर ये डाइपोल है और सरकमफेरेंस पे है तो सेंटर पे क्या होगा, जो डाइपोल मोमेंट है उससे अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड होगा, इक्वेटोरियल पोजीशन है और सभी के लिए एक जैसा मैग्नीट्यूड होगा, तो सबका इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है, वेक्टरली ऐड कर दिया। के पी बाई आर क्यूब एक की वजह से है। ठीक है, आगे देखा जाए। यस सर। 15th हो गया। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16th। हाँ सर हो गया। तो इसमें जो है एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा, इसके लिए क्या फार्मूला होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। हाँ, वो एस एच एम वाला रिजल्ट तो आएगा ही, ठीक है, कि अल्फ़ा जो है लिख रहे होते हैं वो माइनस का ओमेगा स्क्वायर थीटा, इसमें कंपेयर करके ओमेगा निकालते हैं, ये रिजल्ट आता है ओवरऑल। यस सर। ये आई क्या लिखा जाएगा इसमें? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट? सर, जहाँ पे वो हिंज रहेगा। तो इसमें हिंज तो तो किया अबाउट ही द नहीं हिंज है, पॉइंट। हिंज तो किया ही नहीं है इसमें। तो तो सर इसमें सर वो सेंटर ऑफ मास पे ले सर लेंगे। हाँ, सर 12/3 पे। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेंगे, वो 3 मीटर है तो फिर 12/3 से। 12/3 पे आएगा। हाँ ठीक है, हो जाएगा फिर, और कुछ नहीं है इसमें। यस सर। सर ये हो गया। 17th। हाँ सर ये बताइए तो हो सर। गया। हो सर वो गया भी हो गया। तो इसमें जैसे फोर्स जो आता है, अगर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो फोर्स के लिए क्या फार्मूला आता है उसी डायरेक्शन में अगर है तो? सर dV/dx जो आ रहा था इसमें 0 आ जा रहा था। हाँ, तो इस तरह का फार्मूला बन जाता है। और ये अगर रिजल्ट याद हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमा वाला पॉइंट था वैसा है, आर बाई यस रूट सर। टू, मतलब वहाँ यस उसका डिफ्रेंसिएशन जीरो है ना। यस सर। सर ये बता दीजिएगा 18th। तो इसमें जो थ्योरी लिखा है कि डाइपोल है, रेडियस आर दिया हुआ है, वो सब डायग्राम में दिख ही रहा है। तो पहला अगर इसमें देखें तो बोल रहा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन सर्किल वेयर पोटेंशियल इज मैक्सिमम। तो क्या किया जाए कि कोई जनरल एंगल थीटा पर हम पोटेंशियल लिखें और उसको मैक्सिमा मिनिमा के लिए सॉल्व कर लें। तो इधर से किसी थीटा एंगल पर अगर हम पोटेंशियल लिखें, थीटा हम एक्स एक्सिस से बना ले रहे हैं, तो एक की वजह से पोटेंशियल लिखा जाएगा के पी और कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, और दूसरे की वजह से लिखा जाएगा के, और उसके लिए पी जो है वो √3p है, और उससे जो एंगल होगा वो 90 माइनस थीटा होगा, तो एक्चुअल में वो साइन थीटा बन जाएगा, और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये पोटेंशियल होगा कहीं पे। अब इसको मैक्सिमा मिनिमा तो के लिए हम थीटा लिख तो रहे हैं। 60 आ जाएगा ना। थीटा हाँ, उसके हिसाब से फिर कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ए वाला हो गया सर, BCD नहीं आ रहा है। अच्छा, बी है कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन सर्किल वेयर पोटेंशियल इज जीरो, यही पोटेंशियल निकाला है, इसको जीरो कर दो। बी वाले के लिए अगर हम देखें, ये पोटेंशियल लिखा जा रहा है, इसी को जीरो कर देंगे तो तो जो नेट पोटेंशियल आएगा ना। हाँ, दोनों का मिलाकर पोटेंशियल वो जीरो, तो एक की वजह से पोटेंशियल लिखा, दूसरे की वजह से पोटेंशियल लिखा, दोनों ऐड कर दिया और उसको ज़ीरो कर दिया। यहाँ डायग्राम में जैसे थीटा 90 से कम पे बनाया वैसा आंसर आएगा नहीं, निगेटिव होने वाला है ये। तो इसमें रिजल्ट आ रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/√3 आ रहा है, tan थीटा माइनस का 1/√3। तो थीटा कितना होना चाहिए? सेकेंड क्वाड्रेंट में हो सकता है, और तो बस सेकंड में। tan वैल्यू निगेटिव जो होती है सेकंड में होती है और फोर्थ में होती है ना, तो थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का हो सकता है तो 150 डिग्री हो सकता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट का कहेंगे तो 330 डिग्री हो सकता है। यही वैल्यू रखो, कोऑर्डिनेट मिल जाएगा।
ठीक है, समझ आया बी वाला पार्ट? नहीं सर। भाई मैंने किसी थीटा एंगल पर पोटेंशियल लिखा है दोनों की वजह से, ये पी वाले की वजह से और ये पी रूट थ्री की वजह से है, और इसमें कह रहे हैं कि पोटेंशियल ज़ीरो चाहिए, कहाँ पर है वो, तो इसको ज़ीरो कर दिया। के पी बाई आर स्क्वायर का तो कोई रोल बचा नहीं, तो ये टेन थीटा माइनस का वन बाई रूट थ्री बन गया यहाँ से, बोलो। सर इसमें सर कॉस थीटा और जो साइन थीटा की हम लोग वैल्यू रखे हैं, तो सर उससे तो उससे अच्छा, ये थोड़ा क्या डायरेक्ट लग रहा है ये, एक लाइन यहाँ बीच में और मान लो कि कॉस थीटा प्लस रूट थ्री साइन थीटा की वैल्यू ज़ीरो, तो रूट थ्री साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस का कॉस थीटा, कॉस इधर आ गया तो टेन बन गया, टेन थीटा माइनस का वन बाई रूट थ्री, तो टेन ये आ गया, तो थीटा एंगल मिल गया, साइन कॉस से कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। क्या प्रॉब्लम आई बताओ? सर अटेम्प्ट करने में आ रहा था। हाँ सर। क्या? फिर से बोलो, आवाज़ समझ नहीं पाए, क्या डाउट है? सर इसका मल्टीपल चॉइस में आएगा। ये तो इसके पता नहीं, देख लो क्या इनसे आंसर बन रहे होंगे तो होता होगा। हाँ सर, 2-3 आंसर है, बी का आर है और एस है। तो आर एस एक वही मतलब जो है तुम्हारा 150 डिग्री से होगा और एक 330 से होगा। आर एस हाँ बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है, वही है, वही आ रहा है। ठीक है, समझ आ गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। यस सर। नाइनटीन्थ। हाँ सर ये लिखा है। तो नहीं हुआ एक सर ये। जैसे इसमें जैसे पहला डायग्राम बना है, बोला है टॉर्क निकालना है, तो एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो और टॉर्क पी क्रॉस ई होता है। तो जैसे अगर ए वाले को सॉल्व कर दें, ए वाले में क्या है इधर कि एक ये ऐसा डाइपोल है और इधर क्यों दूसरा रखा है, तो ये जो पहला है इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो इधर क्यों रहेगा, है ना, इक्वेटोरियल पोजीशन है, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और ये डाइपोल मोमेंट, डाइपोल ऊपर की ओर है तो इनके बीच में 180 डिग्री है। टॉर्क जो होता है पी क्रॉस ई से आता है, तो मैग्नीट्यूड वाइज वो पी ई साइन थीटा बचता है, साइन 180 की वैल्यू ज़ीरो होती है, तो इसका पी आंसर तो आ ही जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी कह रहे हैं वह एक से दूसरे के लिए बी क्यू वाले ऑप्शन में कि निगेटिव है, तो माइनस का पी डॉट ई होता है, इनके बीच में 180 डिग्री एंगल है, तो माइनस का पी ई कॉस 180 डिग्री, तो ये पॉजिटिव आया, तो इसका जो क्यू आंसर नहीं होगा। देयर इज़ वन स्ट्रेट लाइन इन एक्स वाई प्लेन आर वाले में विच इज़ इक्विपोटेंशियल, तो इसमें थोड़ा विजुलाइज करके ही आसानी से निकाल सकते। तो देखो ये वाली जो लाइन है, इस लाइन पर किसी भी जगह पे कोई भी जगह लो तो दोनों डाइपोल के लिए इक्वेटोरियल पोजीशन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के लिए इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, ऊपर या नीचे, हालांकि दोनों से नीचे ही आना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में उसके परपेंडिकुलर इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, तो ये एक्स एक्सिस जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये स्ट्रेट लाइन, तो एक स्ट्रेट लाइन भी है इसमें। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन इज ज़ीरो, ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से ऐड हो जाएगा, ज़ीरो नहीं आएगा, तो एक आंसर जो है पी और आर बना। ये समझ आया? ये बताओ। सर फिर बता देगा सर, मेरा नेट नहीं चल रहा था। तो ये वीडियो मैं डाल दूंगा, है ना, और अभी ये मीटिंग एंड हो जाएगी 10 मिनट में, तो फिर इसी पे स्टार्ट करेंगे, इसी लिंक पे। ये क्या कह रहे ओके थे सर। कि जो लाइन है, तो ये जो एक्स एक्सिस था, एक्स एक्सिस पर क्या है कि एक्स एक्सिस पर सभी जगह पर पोटेंशियल ज़ीरो है, एक की वजह से दूसरे की वजह से, दोनों के लिए जो एक्स एक्सिस है वो इक्वेटोरियल पोजीशन है,
इक्वेटोरियल पोजीशन पर पोटेंशियल ज़ीरो होता है। तो सभी की वजह से, दोनों की वजह से मतलब पोटेंशियल जीरो। तो एक्स एक्सिस ऐसी लाइन हो गई जो इक्वी पोटेंशियल है। यस, तो ठीक ये है सर। आर वाला आंसर आ गया। तो ए के लिए हो गया। ऐसे इस बाकी में भी चेक करते रहना है। सर हो गया, बाकी तो हो गया। 20th डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है। हो गया। तो सेकंड पार्ट इसका बता दीजिए। If external field is applied, then find torque on dipole and also find potential energy of the dipole। ये तो सीधे ही फार्मूला लगाना है। डाइपोल मोमेंट दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, तो टॉर्क होता है P क्रॉस E। और अगला ये पूछ रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, तो माइनस का P डॉट E। क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए ऐसा डिटर्मिनेंट बना के सॉल्व कर लेते हैं। और ये जो है ये चाहे तो डायरेक्ट ही लिख देते हैं को यू पोटेंशियल एनर्जी डॉट प्रोडक्ट में ये हो गया 2 और इधर 5 से 10 हो गया, 3 और 2 से जो है 6 हो गया, और 4 और 3 से 12 हो गया। तो ये माइनस का 8 जूल जैसा आ रहा है। टॉर्क जो लिखोगे वो क्रॉस प्रोडक्ट से आ जाएगा। ठीक है, तो बी पार्ट तो आसानी से हो जाएगा, फार्मूले में वैल्यूज बस देखना है, हो ठीक जाएगा है ये, सर। है ना। हाँ सर, ठीक है। ट्वेंटी फर्स्ट ये 4 शॉर्ट डाइपोल्स ईच ऑफ डाइपोल मोमेंट P। सर हो गया। ट्वेंटी सेकेंड हो गया ये। यस नो सर, हो सर, गया। नो तो क्लास बता में सर दीजिए। करवाए हैं। तो इसमें क्या है कि जो है दो दो करके देख लो, ठीक है। मतलब दो कौन कौन से, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर वाला सर फॉर्मूला वो यूज करके सर। हाँ उससे लिख लो तो आ जाएगा, और दो दो कंबाइंड करके देख लोगे तो आ जाएगा। तो फर्स्ट और थर्ड को एक बार में देख लो, और सेकंड और फोर्थ को एक बार में देख लो। तो सेकंड और फोर्थ अगर मैं सिर्फ बना दूँ, सेकंड सेकंड इसको सेकंड कह दो, इसको फोर्थ, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 2L लिखा हुआ है, इधर L इधर L। अब इससे ऊपर x डिस्टेंस पर है ये, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है ना। तो सेकंड वाला ये माइनस का Q चार्ज और ये वाला प्लस का Q चार्ज। प्लस Q की वजह सर से उसके इलेक्ट्रिक ऊपर फील्ड, तो सेंटर के ऊपर है ना वो तो। हाँ वही बनाया हुआ है, दोनों से इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो क्या है ना, ये जो डायग्राम है वो 3D सा तो जाएगा ही। अब 3D अगर हम इसमें बनाने की कोशिश करेंगे तो सही बनेगा नहीं, तो थोड़ा विजुलाइज करो, इसीलिए मैंने सिर्फ दो लिया, सिर्फ दो को लेकर हम लिख रहे हैं। भाई जैसे ये दो चार्ज हैं, एक है माइनस का Q सेकंड वाला और एक है प्लस का Q, ये दोनों को कहीं पर ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, और जो पॉइंट है वो इसको मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, उतना यहाँ पर दिख रहा है, उतनी चीज़ सही है। हम ऐसे एंगल से देख रहे हैं। अब अगर ये बहुत सोचा जाए कि किस साइड से हम देख रहे होंगे, तो हम एक ऐसी साइड से देख रहे हैं इधर कहीं से, जहाँ से 1 और 3 जो एक ही लाइन में दिख रहा होगा, ये 2 4 होगा और ऊपर पॉइंट होगा। बाकी आज ज़्यादा बन नहीं सकता है इसमें 3D सा। ठीक सर। तो ये इनकी वजह से लिखो, तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो, और फिर दूसरा जो है इससे 90 डिग्री पर रहेगा, तो √2 टाइम्स बन जाएगा। ये x है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा ये, वन अपॉन 4πε0 Q बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो गया। एक की वजह से, दूसरे से भी इतना ही रहेगा। और उसमें 3/2 हो जाएगा। हाँ 3/2 हो जाएगा। थीटा लिखेंगे तो कॉस थीटा वाला रिजल्ट होगा, तो L डिवाइडेड बाई √L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, और ऐसे दो हैं, ये मिलेगा। तो अब दूसरे से भी बिल्कुल इसी तरह का रिजल्ट आएगा, और वो दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर होंगे, तो उसकी वजह से √2 एक और आ जाएगा। ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बाकी थोड़ा 3D सा है, खुद विजुलाइज करना है, सर ने कराया है क्लास में, है ना, तो उसको फिर से देखना। ठीक है। 23rd
सर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 24th, हो गया सर। 25th, सर नहीं बता हुआ। दीजिए सर ये यस वाला सर हो दोबारा गया। से। कैसे सॉल्व होगा बताओ। सर पोटेंशियल का एक्सप्रेशन लिख के सर और उसके रेडियस के बराबर करें। पोटेंशियल का एक्सप्रेशन लिखकर रेडियस के बराबर क्यों? देखो डाइपोल है, इससे कोई आर डिस्टेंस पर इधर थीटा एंगल पर अगर हम कहें कि जो है एक फील्ड हम लोग लिख रहे होते हैं परपेंडिकुलर या पोटेंशियल लिख रहे होते हैं, और इस जगह पे इस लाइन के क्रॉस जो है अगर हम पोटेंशियल एक लिख लेते हैं, किसकी वजह से? जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से पोटेंशियल वी नॉट मान लेते हैं, और इस पॉइंट पर डाइपोल का मिड पॉइंट जैसा है तो डाइपोल की वजह से तो ज़ीरो ही कहेंगे। तो इस जगह पर अगर डाइपोल की वजह से पोटेंशियल लिखते थे तो वो पोटेंशियल कितना आता था? के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर जैसा आता है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन ई नॉट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अगर ये थीटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर हम ये डिस्टेंस देखें तो ये आर कॉस थीटा है। तो अगर यहाँ का पोटेंशियल कुछ वी नॉट है तो यहाँ पर पोटेंशियल जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होता है तो ये लो हो गया, तो वी नॉट माइनस कुछ ई नॉट कॉस थीटा जैसा आएगा। ठीक है, और ये वैल्यू जो है कुछ भी पोटेंशियल यहाँ पर आया, अच्छा इसको ज़ीरो नहीं, कोई वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू सर लिखना है। फिर बता दीजिए सर। देखो इसमें मैंने क्या किया कि इसमें कोई डाइपोल से कोई थीटा एंगल पर कहीं पर हमने पोटेंशियल निकाला। ठीक है, तो ये पोटेंशियल के लिए फार्मूला होता है, पहला वाला जो लिखा है वो डाइपोल की वजह से पोटेंशियल का फार्मूला है थीटा एंगल पर। ये क्लियर है बताओ। यस सर। फिर इसके बाद हम कह रहे हैं कि इसमें जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से पोटेंशियल का वेरिएशन क्या कहाँ पर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन है वो डाइपोल के पैरेलल ही है, तो इसके परपेंडिकुलर एक मैंने ऐसी लाइन ड्रॉ की और इस लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो पोटेंशियल है उसको मार्क किया वी नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो पोटेंशियल का जो चेंज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस से लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होता है तो इधर पोटेंशियल कम होगा, तो ये वाली डिस्टेंस पता किया मैंने, डिस्टेंस जो है आर कॉस थीटा आई, तो ई नॉट इंटू आर कॉस थीटा। अच्छा आर लिखना रह गया इसमें ना, ई नॉट आर कॉस थीटा। तो इस एक पॉइंट पर, इस पॉइंट का कुछ नाम रख लेते हैं, एक्स रख लेते हैं। इस एक्स पॉइंट पर पोटेंशियल लिखा मैंने ये डाइपोल की वजह से, और ये पोटेंशियल लिखा फील्ड की वजह से, और ये मिलाकर टोटल पोटेंशियल हो गया जिसको कहा जा रहा है कि ये कांस्टेंट होना चाहिए। बोलो ये समझ आया? यस सर। अब ये जो है कांस्टेंट होने का मतलब है कि ये किसी भी थीटा एंगल के लिए एक जैसा हो जाए, तो ये के पी बाई आर स्क्वायर और माइनस ई नॉट आर के साथ कॉस थीटा है और प्लस वी नॉट। तो थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए तभी होगा जब ये वाला टर्म ज़ीरो कर दिया जाए, थीटा से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो के पी बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू ई नॉट आर हो जाएगा, आर यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। समझ आया ये? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। Yes, sir. ये हो गया, अगला डीपीपी देखते हैं। Recording in progress.
DPP 11th, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहे हैं कितना फ्लक्स इसमें एंटर कर रहा है। तो जो फ्लक्स एंटर कर रहा होगा उसको अगर हम सोचेंगे तो ऐसा ट्रायंगल जैसा बनेगा। ठीक है, इस ट्रायंगुलर एरिया से जो फ्लक्स जा रहा होगा वो एक्चुअल में इस कर्व फेस से एंटर किया होगा। तो ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट और इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये है ना एच आर जो है एरिया हाँ है सर, इलेक्ट्रिक। हो गया सर। ठीक है, अगला देखते हैं। हो गया सर। सेकंड हो गया हो ये। गया है, हो गया, हाँ हाँ सर, हो गया। हो गया सर, सेकंड वाले हो गया। तो इसमें थर्ड भी हो जो गया। है ये एरिया और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके बीच का एंगल विजुलाइज हो जा रहा है। कभी ऐसा लगे ना कि प्लेन एरिया है और हमें विजुलाइज करने में दिक्कत हो रही हो तो एरिया वेक्टर फाइंड कर सकते हो क्या करके, कि उसमें कोई दो लाइन बना लो प्लेन में जो आसानी से लिख पाओ। तो जैसे ये वाला अगर हम वेक्टर लिखते तो ये जो होता ए जे कैप होता, और कोई एक दूसरा जो भी बना लो, ये भी लाइन जैसी प्लेन में दिख रही है, ए आई कैप प्लस ए के कैप, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो तो इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में वो वेक्टर होगा, तो डायरेक्शन मिल जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो फ्लक्स डॉट प्रोडक्ट से लिख सकते हो, और विजुलाइज हो जाए कि एरिया कैसा है तो आसान है वो, और है ना। थर्ड हो गया ये। हाँ सर, यस हो सर। गया। यस सर, ये सर थर्ड हो गया। कंसीडर अ क्यूब, क्यूब दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा वेरिएबल है, इलेक्ट्रिक तो हो फ्लक्स गया ये। निकालना है। तो जैसा Yes, sir, हो इलेक्ट्रिक गया। फील्ड दिया है वो फेस कहाँ कहाँ है ऐसा एज्यूम करके इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, सर मेरा आ नहीं। जाएगा, है ना। तो ये भी हो गया। यस सर, हो गया। पहले कुछ फ्लक्स था, कुछ चार्ज आया तो कितना फ्लक्स उससे बढ़ा होगा, चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, तो चार्ज जो आया डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट उतना बढ़ा होगा, और वो दिया हुआ है कि 5 पाई से 2 पाई 5 है ना। सिक्स्थ, हाँ सर, हो गया। हाँ, इसमें जो सीट है उसका कितना एरिया इनसाइड आया है उतना देखना है, उससे चार्ज आ गया, फिर चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। यस सर, हो गया। हो गया सर। हाँ, ये जिस तरह का अरेंजमेंट दिया है वही चार्ज विजुलाइज हो जाता है आसानी से, चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एट्थ, यस सर, हो गया। सर ये बता दीजिए। इसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है एज ए तो फंक्शन इसमें ऑफ एरिया डिस्टेंस फ्रॉम वन फेस इनसाइड अ यूनिट क्यूब। तो इसमें कह रहे हैं कि टोटल फ्लक्स कितना होगा, और यूनिट क्यूब, क्यूब ऐसा है जिसके लिए उसकी साइड जो है 1 दी हुई है, तो चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट लिखना है। तो सपोज ये एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक साइड जो है उधर की ओर है या एक्स की ओर, तो इसमें अगर हम कहें कि चार्ज लिखना है हमें, तो इस साइड से किसी डिस्टेंस x पर हमने एक ऐसा dx थिकनेस का एक बिल्कुल dx थिकनेस का एक एलिमेंट जैसा बना लेंगे ये। तो ये जो एलिमेंट है इसके लिए अगर हम लिखें वॉल्यूम, तो एक इसकी साइड हो गई 1 स्क्वायर और एक साइड हो गई मतलब एरिया 1 स्क्वायर, और ये जो है dx हो गया। यस सर। तो ये इसका वॉल्यूम है, फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया जाए तो चार्ज हो गया इतने में, और टोटल के लिए इंटीग्रेट कर दिया जाए। अब ये 1 स्क्वायर तो 1 ही रह गया, तो अब देखो रो dx बना, तो वो रो dx क्या होगा, रो एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ। हाँ, तो ये एरिया अंडर द ग्राफ आ जाएगा। एरिया आसानी से लिख सकते हो, ट्रेपेजियम है, तो चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, इससे फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है। यस सर। सर एरिया 3/4 रो नॉट आएगा ना। इसमें मुझे लग रहा है ना कि ये जो रो नॉट की बजाय एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं इसको, तब बात बनती है।
फ्लक्स लिखने में, है ना? हाँ सर, वही 3/4 रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ रहा आंसर। हाँ, तो वो दोनों वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई इसमें, बाकी कुछ है और नहीं। सर ऑप्शन में भी नहीं। हाँ वही वही, वो सही लग रहा है, करेक्ट कर लेना, मिल जाएगा आंसर, है ना? 9th, यस सर, ये भी हो गया। तो गॉस थ्योरम का सीधे स्टेटमेंट में सारी चीज़ें रहती हैं। 10th, यस सर। सर इसमें सर्कुलर सरफेस वाला का सर फॉर्मूला लगा। तो हो गया ये। यस सर। हाँ सर, ये हो गया। कोई अगर एक ऐसा स्फेयर सा होता है तो या तो सॉलिड एंगल के बारे में पढ़ा होगा, नहीं तो फिर कर्व Yes, सरफेस sir. के एरिया के लिए पढ़ा होगा, है ना? जैसे एक प्लेन से कट किया जाता है और तो इधर कैप जैसा एरिया निकल सकता है स्फेयर से, तो जो कैप जैसा एरिया होता है उसके लिए फार्मूला पढ़ा होगा, है ना? Yes, अगर ये sir. थीटा एंगल होता है तो इधर वाला एरिया अगर रेडियस आर है कितना आता है? सर Q/2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन हाँ, 1। फ्लक्स उतना आता है, बाकी ये एरिया मैंने बोला एरिया ऐसा आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड Yes, पता sir. है? हाँ, तो इसमें सर दोनों ऊपर नीचे वाले सरफेस से निकाल के सर माइनस करने Q/एप्सिलॉन नॉट से तो आ जाएगा ना? हाँ वही कर्व सरफेस का बोला है ना, बिल्कुल। ये तो मैं ऐसे बता रहा था, अभी क्वेश्चन पे तो आया ही नहीं, क्वेश्चन तो ऐसा बनाया हुआ है कि एक सिलेंडर जैसा हो गया, तो ये दो प्लेन सरफेस से निकाल लेंगे, वही आसानी से निकाला जा सकता है इस तरीके से। और जो टोटल सर नेट चार्ज Q/एप्सिलॉन नॉट हो गया। टोटल फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, दो प्लेन सरफेस का जो है निकाल कर माइनस कर दो इसमें से। माइनस कर देंगे, आ जाएगा। हाँ सर, आगे। ठीक है, सर अगला। सॉलिड वाले एंगल से भी कर सकते हाँ वही वही मैंने बोला, या तो एरिया पता होगा या फिर सॉलिड एंगल पता होगा, तो इसमें सॉलिड एंगल कितना होता है? हैं। टोटल 4 पाई होगा और यूनिट में निकाल। ये हो जाएगा 2π1 माइनस कॉस थीटा सॉलिड एंगल। टोटल जो हो, हाँ, इस कैप वाले एरिया के लिए सॉलिड एंगल इतना होगा, और एक पॉइंट पर टोटल सॉलिड एंगल होता है 4π, तो 4π से हमें फ्लक्स sir. मालूम होता है Q/एप्सिलॉन नॉट, तो इस वाले सॉलिड Q/, एंगल से, है ना? यस सर, मल्टीप्लाई कर। हो गया ये। सर हो गया ये। तो इसमें Yes, जो है sir. तो हो चार्ज गया 8 सर। है, तो इनसाइड कितना आ गया, हर जगह से 1/8 स्मॉल तो क्यू Q आ रहा है। हाँ, स्मॉल और क्यू। 6 फेज जो सब आइडेंटिकल हो गए इस अरेंजमेंट की वजह से, तो सभी से बराबर फ्लक्स है ना, तो Q/6 एप्सिलॉन नॉट 1 से। 12th वाला बता दीजिए। तो 12th वाला ये बड़ा ही आसान है कि Q चार्ज जो है एक रिंग पर डिस्ट्रीब्यूटेड और एक स्फेयर है, तो एक ये रिंग हो गया। अब डायग्राम बनाने में तो अपना रिंग और स्फेयर एक सही बनने वाला है प्लेन में। तो ये इस पे चार्ज है और कह रहे स्फेयर किस तरह का है कि उसका सेंटर इसके सरकमफेरेंस पे कहीं पर है, रेडियस उतनी है, तो दूसरा जो स्फेयर होगा उसमें कितना रिंग इनसाइड आ जाएगा। तो दोनों की रेडियस एक जैसी है, ये वाली रेडियस आर ही है, ये वाली रेडियस आर है, इन सब से रिलेट करके पता लग रहा है कि एंगल 60 डिग्री, और दूसरी ओर भी एंगल 60 डिग्री। तो ये जो रिंग का 120 डिग्री एंगल सब्सटेंड करता हुआ आर्क जो है वो स्फेयर के अंदर चला गया, तो क्यू चार्ज है तो 360 इसमें डिग्री चार्ज एंगल निकाल में। लेंगे। हाँ, तो 120 डिग्री एंगल में जो चार्ज होगा वो Q/3 होगा, तो चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ आया ये? यस सर, हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सर बता दिए सर, मेरा नेटवर्क नहीं चल रहा है, तो एक बार और बता दीजिए। फिर से देखो, इसमें क्या है कि कह रहे हैं कि जो चार्ज है वो रिंग पर है, और जो रिंग है उसके पास एक स्फेयर है, स्फेयर का सेंटर जो है इसी रिंग पर ही है, स्फेयर का सेंटर इसी रिंग के सरकमफेरेंस पर है। रिंग पे चार्ज था, स्फेयर से फ्लक्स पूछा गया है, तो इसमें हुआ क्या है कि कुछ पार्ट रिंग का स्फेयर के अंदर आ गया है, वो कितना है वो पता करना है। तो दोनों की रेडियस एक जैसी है और एक का सेंटर दूसरे के सरफेस पर है, तो रेडियस अगर आर कहा जाए तो ये वैल्यू आर के बराबर होगी। क्यों? ये रिंग की रेडियस है,
ये वाली वैल्यू भी आर के बराबर होगी, ये स्फेयर की रेडियस है। फिर इधर ये वाली वैल्यू भी आर के बराबर होगी, ये रिंग की रेडियस है। इससे पता लग रहा है कि जो ट्रायंगल बन रहा है तो ये वाला एंगल 60 डिग्री, बिल्कुल उसी तरह से इधर का एंगल भी 60 डिग्री। तो रिंग जो है पॉइंट पर सेंटर पे 360 डिग्री एंगल सबटेंड कर रही है। तो 360 डिग्री एंगल में जो टोटल चार्ज फैला है वो है Q। तो 120 डिग्री एंगल में कितना चार्ज होगा, तो वो होगा Q/3। ये चार्ज स्फेयर के अंदर है, चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये फ्लक्स हो गया। ए आंसर आ सर गया। बाकी चार्ज के कारण नहीं होगा? फ्लक्स जो होता है वो गॉस थ्योरम से चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में तो सबका रोल है, टोटल फ्लक्स में सिर्फ चार्ज इनक्लोज। बाहर जो चार्ज होता है उससे फ्लक्स जीरो रहता है, एक और सेंटर करके दूसरी ओर निकल जाता है ना। यस सर। ठीक है, अगला देखा जाए ना। ये हो गया सर। हाँ वही अभी जो प्लेन एंगल और उसके लिए सॉलिड एंगल वाली हाँ बात सर कर हो रहे यस गया सर। ये। है ना। तो इसका सर टोटल फ्लक्स 0 करके भी कर सकते हैं ना 13 वाले में? क्यू चार्ज रखा गया था यहाँ पे और द फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस, हाँ वही 0 करके आएगा। अच्छा एक से निकालना होता, फाई की वैल्यू निकालना होता तो सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट लगता, टोटल फ्लक्स 0 से आसानी से आ जाता। 14th तो ये बता दीजिए सर, नहीं आया। तो पहले चार्ज इनक्लोज निकालना। तो इसमें है वेरी लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज थ्रेड। चार्ज इनक्लोज कैसे बताओ, चार्ज इनक्लोज से कैसे? सर चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज इनक्लोज कितना होगा? सर आर लैम्डा। नहीं, आर लैम्डा क्यों होगा? सर क्योंकि चार्ज तो उसके एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। नहीं तो इसमें जो है क्या है, एक सर्कुलर एक्सिस ऑफ अ सर्किल है ना, तो सर्किल तो कोई क्लोज सरफेस होता नहीं है। स्फीयर होता है क्लोज सरफेस, सर्किल तो नहीं होता है। यस सर। फिर क्या कैसे निकालेंगे? तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और एरिया से डॉट प्रोडक्ट करके फ्लक्स निकालो। तो इसमें क्या कि सर इलेक्ट्रिक सर रिंग के हाँ सर रिंग से जो इलेक्ट्रिक फील्ड सर हम लोग को याद रहता है सर उससे हो सकता है? नहीं, रिंग वाला नहीं, लाइन वाला, लाइन चार्ज की वजह से। तो λ/2 एप्सिलॉन होता है। λ/2 एप्सिलॉन नॉट जो कंप्लीट के लिए होता है, यहाँ पर आधा है, मतलब सेमी इनफाइनाइट जैसा एक तरह का है। तो अब मैं उसको नहीं लिखने वाला हूँ, वो मैं जो है डायरेक्ट यहाँ पर रिजल्ट लिखूंगा अपना, वो फार्मूले से तुम सर देखना। आपकी आवाज़ कट रही है। बेटा ये मैं जो है ना वीडियो फिर डाल दूंगा, तो अब उसका कुछ कर नहीं सकते, अगर नेटवर्क में कहीं कुछ दिक्कत होगी ना, तो वो मुझे कुछ पता भी नहीं है। सर हाँ बोलूँ। सर क्लियर है वो? तो ये ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल, इसके लिए फार्मूला होता है। दो तरह से दिक्कत हो सकती है, या तो मेरी ओर से नेटवर्क में प्रॉब्लम हो तो सबको आवाज़ गड़बड़ आएगी, या किसी नहीं सर अब आ रही है है। ना। हाँ तो थोड़ा बहुत Yes. तो है वैसा। अब ये ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल, ये दोनों के लिए जो फार्मूला है वो अपना कैलकुलेट करना, और ये वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट λ/r, दोनों ही बराबर आएगा यहाँ पे। तो जो फार्मूला पढ़ा Yes, है sir. उससे रिजल्ट आ जाएगा ये। अब क्या है कि ये वायर से डिस्टेंस लगातार अलग अलग है, तो एक r रेडियस dr थिकनेस का रिंग जैसा एलिमेंट बनाएंगे, तो उससे फ्लक्स जो होगा तो वो ई परपेंडिकुलर वाले से फ्लक्स नहीं आएगा, ई पैरेलल वाले से आएगा, और ई पैरेलल एरिया वेक्टर वाली डायरेक्शन में ही होगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट λ/r, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो एलिमेंट बनाया था 2πr dr, इसके लिए एरिया हो गया, डॉट प्रोडक्ट में cos 0 आ गया। इसी को इंटीग्रेट करें कंप्लीट रिंग के लिए, तो कंप्लीट रिंग के लिए हो गया 0 से कैपिटल R तक, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट और λ/r, ऐसा रिजल्ट आ गया। बोलो समझ आया ये? यस सर। यस सर।
15th। तो एक बार पीछे कर दीजिए, 14 तरह क्वेश्चन दिखा दीजिएगा। ठीक है। 15 सॉल्व हुआ ये। यस सर, हो गया ये। ये आईटी में आया शुरू हुआ करें। क्वेश्चन है ये। थोड़ा विजुलाइज करने की इसमें ज़रूरत पड़ती है, अलग अलग तो तरह इसमें का। भी एंगल रिलेट करना होगा ना? हाँ, मतलब क्या है, जैसे कि एक वायर है, उस पर चार्ज है, चार्ज उस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। वायर जो है जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको बोला गया है z इज इक्वल टू √3/2 a पर रखा गया है। मतलब तो साइड व्यू से देखेंगे ये इसमें। वायर है, हाँ, एक साइड से देखो, बिल्कुल एक साइड से देखो तो ये जो है वायर एक पॉइंट जैसा दिखेगा, और यस साइड सर। से देखो तो एक ये प्लेन दिखेगा। अब ये जो प्लेन है कौन सा, ए बी सी डी वाला, तो जिधर से देख रहे हैं तो उसमें हमें ए और बी एक जगह दिखेगा और सी और डी एक जैसे दिखेगा। तो अगर हम ये देख पाए और जैसी डिस्टेंस दी गई है, जैसे ये ए बी जो डिस्टेंस ए के बराबर दी गई है, a√3। तो इतना, हाँ, ये a/2 है और इधर ये वाली डिस्टेंस √3/2 a है। तो इससे ये इधर का एंगल रिलेट करना पड़ेगा। तो इस एंगल को अगर लिखोगे तो tan से आ जाएगा 1/√3, मतलब ये वाला एंगल 30 डिग्री आएगा, और इधर का यस एंगल सर। भी 30 डिग्री आएगा। मतलब ये जो प्लेन है वो वायर का 60 डिग्री एंगल ले रहा है, और वायर में रेडियली जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है। तो 60 तो डिग्री, सर्कुलर सिमेट्री लेके कर लेंगे। हाँ, 60 डिग्री अगर हम बोलें तो एक पॉइंट में 360 डिग्री एंगल टोटल है, तो उसमें कितने 60 डिग्री एंगल हैं, 6। तो 6 हिस्सों में फ्लक्स डिवाइड होगा। अब अगर ये वाली साइड L बोला गया है तो वायर जो है इसमें हम एक तरह से इनक्लोज कराएंगे, तो लैम्डा L चार्ज इनक्लोज हो जाएगा। चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, ये टोटल फ्लक्स होगा जो 6 फेस से कवर किया जा सकता है। तो थोड़ा ये 3D में विजुलाइज कर पाए, ये वायर है, एक इधर की एक का एक साइड बनाया जो प्लेन था, ऐसे 6 प्लेन से इसको सिमेट्रिकली घेरा जा सकता है। तो उसी में हम कह रहे हैं कि 6 से सभी से बराबर फ्लक्स है, तो टोटल फ्लक्स, ठीक है, और 6 हिस्सों में उसको डिवाइड कर दिया। समझ आया ये, बताओ? हाँ सर। ठीक है, आईआईटी में आया हुआ है। हो सर गया इसका सर। पहला सर इसमें डी वाला ऑप्शन कैसे होगा सर, वो नहीं समझ में आ रहा है तो सर, ये, क्योंकि यहाँ पे चार्ज भी नहीं मैं मेंशन किया, कौन सा Q1 है कौन सा Q2 है। हाँ, ये तो गड़बड़ी है, फिर उसके बगैर नहीं सॉल्व हो क्योंकि सकता है। क्योंकि क्योंकि सर, यस सर, उसके बगैर नहीं हो पाएगा। हाँ, कोई अगर चार्ज बताएंगे नहीं तो कंपैरिजन नहीं कर सकते, तो इसमें भी वैसे सर जैसे आप किए उधर Q1 Q2 करने पे सर आ जा रहा था। हाँ, ये लिख कर आ जाएगा, ये लिख कर आएगा। यस सर, यस। सर बट ऐसे तो कर ही सकते हैं ना, जहाँ से चार्ज निकल रहा है वो पॉजिटिव, जहाँ जा रहा है वो नेगेटिव। नहीं, पॉजिटिव निगेटिव तो रिलेट कर दिया, लेकिन इसका नाम अगर Q2 होता तब भी ये पॉजिटिव हो सकता था, ये Q1 नाम का होता तब भी ये निगेटिव हो सकता था। तो आंसर जब मैच कराएंगे, जैसे इसमें ए आंसर दिया हुआ है, तो इसमें नंबर Yes. ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा दिखाया हुआ है और ए ऑप्शन सही बनना है, तो फिर ये Q1 होता होगा, ये Q2 होता होगा। तो प्लस Okay, माइनस का sir. दिक्कत नहीं है, मैग्नीट्यूड कौन सा ज़्यादा है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा निकल रही हैं, तो इसके हिसाब से आंसर कर लो। फिर जो है देखना है तो 2 चार्ज रखें, एक पॉजिटिव निगेटिव है, डायरेक्शन पता होता है फील्ड का, उससे रिलेट हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ 0 है वो हो जाएगा ना। हाँ सर, हो गया। ठीक है, बी और डी में वो देखने को था। यस सर, ये भी हो गया। हो गया सर, ये तो सी होगा इसका। 18 यस सर, ये भी हो गया। हाँ सर, हो गया। चार्ज जो है इसमें जस्ट आउटसाइड है ना, तो टोटल फ्लक्स 0 है, तो प्लेन सरफेस से फ्लक्स जितना पॉजिटिव आएगा कर्व से उतना ही निगेटिव, है ना। ये भी हो गया सर। हो गया सर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हो गया ये भी सर। हो गया है यस सर, हो गया। सर, ये तो उसी के जैसा है जैसा बताए थे। हाँ सर, ये भी हो गया।
हाँ, एक बार जो है वहाँ पे क्या था कि प्लेन शीट थी आगे किसी क्वेश्चन में, और हाँ यहाँ सर पर था। एक लाइन है, फ्लक्स निकालना है। और नहीं सर थोड़ा हो और गया। भी है, जैसे लाइन चार्ज है तो उसमें रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसका भी यूज़ है, जो बी वाले ऑप्शन के लिए बोल रहे हैं वो देखने के लिए। सर उसमें सिलेंडर, यस सर यस। तो सर वो तो जीरो रहेगा हर एक पॉइंट, हाँ, तो वो ज़ीरो ही क्योंकि लिखा हुआ जेड है ना। एक्सिस के तो अलोंग होगा नहीं सर हाँ, वो। वो रेडियल होगा, तो जेड में तो जेड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो एट ऑल पॉइंट, है ना, बी सही होगा, यस सर यस। है ना। और भी होगा, और नहीं देखा मैंने बी को बताया। सर भी हो गया। इसमें भी वही हाँ है कि सर प्लेन है और उससे फ्लक्स देखना है, वैसे ही है ना। जैसे सेम क्वेश्चन है। हम्म, ठीक है, हो गया, ये कंप्लीट हो गया है ना। 24 बता दीजिए। 24 फिर से देखते हैं। तो 24 में जो है ये O1 O2 ये डिस्टेंस दी हुई है 8√3, और चार्जेस जो है 2√3 फ्रॉम यूनिट फ्रॉम O1। तो 8√3 है, 2√3 एक तरफ से हो गया, तो दूसरी ओर बचा 6√3, और रेडियस दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस। तो टोटल फ्लक्स अगर बोला जाए तो कितना होगा? सर पहले एंगल निकाल लेंगे ना, टोटल तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। हाँ, और अब एंगल निकाला जाए, ठीक है। तो एक और जैसे रेडियस R1 बोला गया है 6 के बराबर है, और इससे जो है सेंटर बनाया मैंने O1, इससे कितनी दूर बताया गया है 2√3। यहाँ पे कोई चार्ज रखा गया, तो इस वाले एंगल को देखा जाए तो tan थीटा लिखोगे तो ये 60 डिग्री एंगल बन जाएगा। 6/2√3 का मतलब हो गया √3, तो ये एंगल 60 डिग्री बना। तो ये वाला जो इधर की ओर है वो इधर 60 डिग्री 120 डिग्री एंगल। तो इसके लिए तो अगर फिर हम फॉर्मूला लोग, वाला। हाँ, सॉलिड एंगल अगर इसका लिख देते हैं, तो सॉलिड एंगल कितना था 2π1 माइनस कॉस थीटा कॉस 60। तो इसके लिए सॉलिड एंगल जो बना वो पाई के बराबर है। सॉलिड एंगल पढ़ा है ना, सॉलिड एंगल से। यस सर सरफेस के जो एंगल्स। हाँ, तो अब दूसरी ओर को देखा जाए तो ये वाली डिस्टेंस जो बची वो 6√3 थी, और इधर का ये 6 के बराबर है, तो इधर तो का डायरेक्ट एंगल, फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं इधर का एंगल सर। देखोगे क्यू 30 डिग्री। क्या? सर बोल रहे थे सर डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस क्यू बाई 2 एप्सिलॉन सर 1 2 माइनस कॉस, सर जो सरफेस से सर जो तो वो फ्लक्स कोन आता है। कोन बना के। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। यस सर कोन वाला। सर उससे कर रहे हैं लेकिन आंसर गलत आ रहा है सर, बी बेटा वाला आ इसमें रहा जो है है। ना दोनों साइड को डिफरेंट है, ये देखना है, दोनों साइड को अलग यस अलग सर सॉलिड एंगल है। दोनों से अलग अलग आएगा। हाँ सर दोनों से अलग अलग निकाले हैं सर। सेकंड वाले में सर कैपिटल क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 3√3/2 आ रहा है। तो टोटल अगर सॉलिड एंगल देखा जाए इसमें, तो ये हो गया 3π माइनस √3π, ये सॉलिड एंगल है। तो रिमेनिंग जो होगा कर्व सरफेस के लिए, तो 4π में से इसको माइनस कर दिया जाए तो कितना Yes. बचेगा, पाई माइनस बल्कि प्लस हो जाएगा, और √3π, इतना सॉलिड एंगल है। तो फ्लक्स जो होता है कितना, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है 4π सॉलिड एंगल से। तो अपने पास कितना सर वो सॉलिड फॉर्मूला एंगल से है? कर लेंगे सर, सॉलिड एंगल से तो हो जाएगा सर, वो फॉर्मूला से बता दीजिए, नहीं हो रहा। तो फॉर्मूला से भी आ जाएगा। कौन सा फार्मूला, ये तो बोलो कौन सा। ये Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, यस सर उससे भी आ जा रहा था। उसमें एक बार थीटा जो है 30 रखना है, एक बार 60 रखना है, और फिर Yes, टोटल sir. Q/एप्सिलॉन नॉट में से माइनस करना है, क्योंकि कर्व सरफेस से पूछ रहा है। यस तो कैलकुलेट करें इसे। नो सर आ जा रहा था। ठीक है, एक बार और ट्राई करना, नहीं होगा तो अलग से बताना, फिर सॉल्व करेंगे। और किसी में डाउट है? सर वो 12th वाले डीपीपी में सर एक क्वेश्चन डाउट था सर, इसके बाद वाला जो डीपीपी। सर हाँ, सर वो फॉर्मूले वाले से एक बार बता दीजिएगा। तो फार्मूला तुम इसी को कह रहे हो ना, Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस हाँ कॉस 1, थीटा। यस सर। देखो टोटल फ्लक्स हो गया Q/एप्सिलॉन नॉट, फिर Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा में एक बार थीटा 60 डिग्री है, और एक फेस के लिए जो है
30 डिग्री है। इतनी बात समझ आई? बताओ। हाँ यस सर। सर। बस इसी को हमें आंसर करना है। तो ये जो रिजल्ट आ रहा है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट तो हट ही जा रहा है, फिर ये बच रहा है क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कॉस 60 प्लस क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कॉस 30। तो अगर मैंने क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया तो बचा कॉस 60 का 1/2 और कॉस 30 का √3/2। ये आंसर है क्या? यस सर, इससे भी वही आ रहा है। यही आया रिजल्ट। आंसर सी दिया सर, ये तो मेरा भी आ रहा। आंसर सी सर दिया उसमें हुआ सर है। 24th का ऑप्शन गलत दिया है। हाँ, अपना बी बन रहा है ना। हाँ सर, आंसर सी दे रहा। आंसर गलत होगा, बी आ रहा है। हाँ, गलत आंसर दिया होगा। फिर चेक करेंगे, वैसे गलत है कुछ, इसमें है नहीं ज़्यादा कुछ हाँ करने को सर, तो है मेरा नहीं। भी यही आ रहा था।